अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। वैसे तो पूरा पाकिस्तान अब इंतज़ार कर रहा है, कल ओथ टेकिंग के मराहल हैं, फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब की अनाउंसमेंट के मराहल हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर 18 को कह रहे हैं कि जी वो ओथ उठाएंगे, फिर एक नया पाकिस्तान बनने की बात हो रही है। उसके तमाम मामला हमने कल भी चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर भी बात की थी, आज भी उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन मैं 4-5 चीज़ों को टच करना चाहता हूँ वेरी क्विकली, जो आज हम शेयर करना चाहते हैं। एक तो दो इश्यूज हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। कल सिंध बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये पास किया, अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन कि वो मर्जर करेंगे समिट बैंक के साथ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है इन दो बैंक से मर्जर का। आपको पता है 35 बिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। इसमें आसिफ जरदारी का भी नाम है, फरियाल तारपुर का भी नाम है, अनवर मजीद साहब हैं, उनके साहबजादे हैं, एंड लॉट ऑफ अदर पीपल, सब माइटी गन्स। अब अगर ये सिंध बैंक के साथ मर्जर होता है तो फिर इसका मतलब है कि एक बैंकिंग एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी, पॉसिबिलिटी कि ये अकाउंट्स जो फिडलिंग होगी, कुछ होगी, क्या ये मामला उस पर गुम जाएगा। और दो सवाल उठे कि स्टेट बैंक ने ऐसे क्रिटिकल, ये कुछ साल से ऐसे बात चल रही थी, इतने क्रिटिकल टाइम पे क्यों ये मर्जर अलाउ किया, और ऐसे सुप्रीम कोर्ट भी सुपरवाइज कर रही है। अब सवाल ये उठता है, जो 2-3 मेरी टॉप बैंकर से बात हुई, उन्होंने कहा जी असल में हुआ ये कि इतनी बैड पब्लिसिटी भी आई ये समिट बैंक के ऊपर, तो उसकी लिक्विडिटी का क्राइसिस हो सकता था और रन ऑन द बैंक भी हो सकता था। तो ये मामला इसलिए फ्लैग करना ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कि अब डबल जिम्मेदारी है स्टेट बैंक के ऊपर। दे मस्ट इंश्योर कि किसी किस्म की जो 36 अकाउंट्स हैं की पूरी डिटेल्स, जो 35 बिलियन के जो लॉन्ड्रिंग के जो अकाउंट्स हैं, सब कुछ हैं, वो गुम ना पाएँ इस मर्जर में। और इसकी जिम्मेदारी नथिंग शॉर्ट ऑफ गवर्नर स्टेट बैंक पे आती है, और वो देखना है कि वो इसको किस तरह निपटाते हैं। दूसरी बात, एक ख़बर आपसे शेयर कर दूं, तो इतने में मैं थोड़ी सी बात से भी लंबी कर रहा हूँ कि मेरे हमारे एक गेस्ट को ज़रा माइक शाइक्स लग रहे हैं, सो वी आर प्लेइंग अ लिटिल गेम विद यू। तो दूसरी बात आपसे, एक आपने चला होगा कि जी डील की बात हो रही है। एक ज़माना था कि पायलट होते थे शुजा साहब, वो बात करते थे रावलपिंडी में, और कहा जाता था कि उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, मियाँ साहब के क्लोज़ हैं, और पिंडी में भी उनके बहुत ताल्लुकात हैं, तो वो शायद कोई कर रहे हैं, कोई रहम की अपीलें, कुछ चीज़ें तय हो जाएं। फिर चौधरी मुनीर साहब का नाम चलना शुरू हुआ, दोनों हजरात हट गए। फिर क्वेश्चन हुआ कि जी क्या NRO ख़त्म हो गया। मैं आपसे ख़बर ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि NRO ख़त्म नहीं हुआ। NRO हो नहीं रहा, लेकिन एक नई शख्सियत है, वेरी रिस्पेक्टेबल बैंकर हैं, जौन से अब दोबारा उनसे मियाँ साहब एंड फैमिली ने दरख्वास्त की है कि आप कोई बात अगर चलाएं तो हमें किसी किस्म की रिलीफ मिले। वो बैंकर आजकल अलील हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। अब उनकी सेहत हो जाएगी तो इनकी सेहत पे क्या असर होगा ये तो आने वाले हफ्ते बताएंगे, लेकिन उस टाइम पे मैं आपसे नाम भी शेयर करूँगा। लेकिन बिहाइंड द सीन्स चीज़ें चल रही हैं, पब्लिक पॉस्चर और है, सब कुछ है। जो सीरियस इश्यूज़ हमने 2-3 जो डिस्कस करने हैं, वो 3-4 इश्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक, जो अमेरिका ने ट्रेनिंग बंद की है पाकिस्तान फ़ौजियों की, बहुत से लोग कहते हैं अच्छा हुआ है पाकिस्तान के लिए। क्या ये वाकई अच्छा हुआ है? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो वेव ऑफ टेररिज्म शुरू हुई है, स्कूल से ले के पुलिस वालों के कत्लेआम, और उसके अलावा एवरी सेकेंड डे देयर इज़ एन इंसिडेंट। अभी चाइनीज़ इंजीनियर्स का दालबदीन के अंदर भी जो सा हमला हुआ बस पे, अगेन दैट्स एन इशू। एक नई वेव चली है, देयर इज़ अ स्ट्रेट क्लियर पैटर्न। ये हो क्या रहा है, ये किस वजह से शुरू हुआ है? 2-3 चीज़ें आपसे और भी शेयर करूँगा। ख़वातीन की जो रिज़र्व सीट्स हैं, मखसूस नशस्तें, उस पर भी बात होगी कि नया पाकिस्तान है, हरकतें वही पुरानी हैं। ये काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे स्टूडियो मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, मुनीफ फारूक सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, हमें भी ज्वाइन करेंगे रज़ा रूमी, और जो मैंने लंबी तमीद बांधी थी बिकॉज मुनीब लेट आए थे और इनको माइक लगे, ऑन द रिकॉर्ड यू शुड बी पुट ऑन द थिंग, ठीक है ना। सर, इसमें ज़रा दो चीज़ें बड़ी क्लियर, दो चीज़ें अच्छा आप हाथ में लग गए तो आपसे पूछते हैं। एक मैंने इंट्रो में बात भूल गया, तो असद दुरानी साहब से शुरू करते हैं। असद दुरानी साहब की एक नई किताब आ रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया फिर 15 को असद खान केस के अंदर जी, और उन्होंने DGFI को बुलाया, अटॉर्नी जनरल को, नवाज शरीफ साहब को, असद दुरानी को, जनरल असलम बेग को, सब कुछ। बड़ा एक शोर उठा था, द स्पाई क्रॉनिकल्स, जिन्होंने एक्स रॉ चीफ के साथ लिखी थी। फिर हमेशा एकदम हुआ, फौज ने कह दिया विल टेक केयर ऑफ आवर ओन, हम खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर खामोशी,
एक्स प्राइम मिनिस्टर को तो बुला लिया अदालत ने, सब कुछ हो गया, वी डोंट नो कि असद दुरानी की किताब पे क्या हुआ। तब लगता था क़यामत आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किताब के नुक्ता निगाह से बाहर तो सवाए क्रिटिसिज्म के और कोई ऐसा केस या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, और ना ही किसी ने कोई ऐसा किया। लेकिन आर्मी ने उसको जिस नुक्ता निगाह से देखा वो ये था कि असद दुरानी पहले ISI के चीफ रहे हो, क्योंकि उनको अरसा दराज हो गया, 18-19 साल पहले थे वो, बल्कि उससे भी ज़्यादा। लेकिन फिर भी एक ऐसा सोच होती है कि जो शख्स रहा हुआ है ISI चीफ, वो जो कुछ कहता है वो ऐसे नहीं कहता, इस वजह से कि वो उसको वर्किंग का पता है, उसकी असेसमेंट ग्रेविटास है उसकी बात में, वजन है, वजन है उसका, उसको पता ही होगा कि अगर मैं ये कहूँ कि जी फ़लाँ चीज़ ISI कहती हमें नहीं पता, और मैं बैठ के अगर ISI का चीफ रहा हूँ और मैं ये कहूँ कि ये कैसे हो सकता है, तो वो उस पर यकीन अमूमन लोग ज़्यादा करेंगे इस लिहाज से कि चूँकि उनको वर्किंग का पता है, और इस लिहाज से चुनाचे आर्मी ने उसी नुक्ता निगाह से उसको किताब को देखा। अब चीज़ ये है कि जब आप किसी को कन्फ्रंट करने लगे हैं तो फिर उस किताब में से आपने सारा होलिस्टिकली मुख्तलिफ क्वेश्चंस तैयार करने हैं, जिसके लिए आपको टाइम चाहिए कि आप उसको गो थ्रू करें, एक्सपर्ट्स बैठ के, जहाँ जहाँ वो समझें कि काबिल एतराज़ चीज़ है या कहीं कुछ कंप्रोमाइज़ हो रही है आपकी इन्फॉर्मेशन। तो वो एक तो वो है। दूसरा ये है कि फिर वो लीगल डिपार्टमेंट ने देखना होता है कि वाकई ये चीज़ क्वेश्चनर जो हैं इनको अगर हम कन्फ्रंट करें तो लीगली को केस बनता या नहीं बनता। तो मेरा ख्याल एक तो वो तैयारी शायरी उसके लिए उन्होंने करनी थी, वो अगर हो गई है तो इनकी कंफ्रंटेशन। हमने ISPR से पूछा, ऑफिशियल तो कोई रिस्पांस नहीं आया। अनऑफिशियल रिस्पांस ये था, अनऑफिशियल, कि वो चल रहा है प्रोसेस, जैसे ही होगा वो यही प्रोसेस जो है ना वो उसमें प्रेपरेटरी प्रोसेस काफ़ी है। अच्छा। लिहाजा क्योंकि ये अपनी नौयत का पहला केस है जो GHQ ने जिसको हैंडल करना, लेकिन मुझे इतना पता है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन वो ये है कि इस केस को बिल्कुल, इसमें टाइम लग सकता है लेकिन इसको वो बिल्कुल दे आर डिटरमिन्ड कि इसको हमने एक अंजाम तक लेके जाना है। आपके ख्याल में फौज अपने एक एक्स DG ISI को उसमें कोई फर्क सजा देगी? देखना, हमारा अपना एक्स चीफ है जिससे फर्क पड़ता है। हमने काफी NLC के केसेस देखे, उसमें भी कोर कमांडर्स थे, बाकी थे, वो शोर बड़ा होता है, फिर बाद में जस्ट गेट्स उनको देखें, बाहर तो यही केस समझा जाता था कि NLC में गबन हुआ। गबन नहीं था वो एक्चुअली यही था कि आपने इन्वेस्टमेंट की शेयर्स में, वहाँ घाटा पड़ा। NLC वालों का स्टांस ये था कि अगर हमें 4 कंपनियों के शेयर्स में घाटा पड़ा है और 6 कंपनियों के शेयर्स में हमें प्रॉफिट आया और हमने बैलेंस आउट करके हमारा सर उसमें 2-3 और इशू थे, वो फिर बहस चले, वो एक इशू अलग है। बड़ी अनऑथराइज्ड तरीके से काम हुआ था, वो मेन ऑथराइजेशन इशू था, टोटल वायलेशन ऑफ ऑथराइजेशन ही उनके पास, यही तो बारीकियां हैं। मेन ऑथराइजेशन प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग में कहा कि जी आप शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें उनके पास था। मैंने ये चूंकि सारे पेपर स्टडी किए थे, तो इसमें उनके पास सेक्रेटरी फाइनेंस की तरफ से जो पॉलिसी गई हुई थी उसमें पाबंदी नहीं थी कि आप शेयरों में, बावजूद इसके कि प्राइम, और इन्होंने पॉइंट आउट किया कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था, उन्होंने फिर भी जवाब दिया कि नहीं, हमने पॉलिसी जो भेजी है उसको आप फॉलो कर लें। तो वो अगर केस बाहर भी चलता तो उसमें मेरा अपना ख्याल है वेरी क्विकली, उसमें जो एक ऑफिसर था जनरल जहीर अख्तर, उसको सजा GHQ ने दी हुई थी, लेकिन जब वो लाहौर हाई कोर्ट में गया तो उसकी सजा सस्पेंड हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि वाकई आपके पास जवाब मौजूद है। चीज़ ये है कि GHQ में या आर्मी जब ट्राई करती है, मैं आपको एक चीज़ वाज़े ज़रा समझा दूंगा यहाँ पे, वो ये है कि बहुत दफ़ा हम जब केस देखते हैं तो हमें पता होता है, मैं चूँकि एडजुटेंट जनरल रहा हूँ और मैं सारी आर्मी का डिसिप्लिन डील करता, मेरे पास ये केसेस आते थे। हम जब पढ़ते हैं तो हमें हमारा लीगल डिपार्टमेंट ये रिकमेंड करता है कि अगर आप इसका कोर्ट मार्शल करेंगे, एविडेंस के मामले में ये वीक एविडेंस है, ये छूट जाएगा। चुनाचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी डिस्क्रिशन इस्तेमाल करता है और इंडिविजुअल को कोर्ट मार्शल करने के बजाय जो उसके पावर्स हैं उसके मुताबिक उसकी सर्विस ख़त्म कर दी, उसकी पेंशन उड़ा दी, उसके बेनिफिट्स ख़त्म कर दिए, उसको पॉपर बना के बाहर कर दिया। ठीक, ये चीज़ आर्मी में हो के बंदा छुट नहीं सकता, क्योंकि आपने ऐसी पावर्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दे दी हुई हैं कि जहां एविडेंस ना भी पूरा। लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस, फिर हमने आगे चले। इसमें मैक्सिमम सजा हो क्या सकती है असद दुरानी साहब को अगर ही फाउंड गिल्टी? मुझे चूंकि ये बिल्कुल पहला है ये केस अपनी नौयत का, मुझे पूरी तरह इसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जो इसमें से क्वेश्चन निकलेंगे उनकी स्वेरिटी पे डिपेंड करेगा। आप सज़ा जेल की भी दे सकते हैं, अब अगर उसको एस्पिनाज टाइप अगर उसका रिलेशनशिप बन जाए, अगर वो बिल्कुल एक वायलेशन है आपके नॉर्मल प्रोसीजर की कि आर्मी से क्लियरेंस लेनी चाहिए थी और नहीं ली, तो उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो फिर आपको कोई पेनल्टी वगैरह डाली जा सकती है।
मुनीब, बैड डेज फॉर असद दुरानी साहब, उधर से वो केस दोबारा खुल गया असद खान का, वहाँ तो मानते हैं कि हमने पैसे दिए थे, बांटे थे, सब कुछ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मालिक साहब, जो असद दुरानी साहब का वो वाला रोल था जब सुप्रीम कोर्ट में मामलात हैं, वो तो देखिए इनडिफेंसिबल सी बात है। दे weren't supposed to do something which they did, तो उसके ऊपर तो बड़ा क्लियर बात है। Did knowingly। हाँ, but they did knowingly and that too with complete impunity। अब मसला ये है कि जहाँ तक बात ये है जो अभी जन साहब फरमा रहे थे, देखिए एक तो ये मैं दुरुस्त मानता हूँ जन साहब की बात कि इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड। ऐसी किसी को पहली दफ़ा आपने हॉल अप किया है, पकड़ा है कि यार आपने ये क्यों लिखा है। अब वो ऑफिशियल सीक्रेट्स में आए, वो किसी चीज़ में आए, लेकिन जो जब जैसे आपने बात की कि आप जब लोगों से बात करते हैं आपको पता चलता है कि उस पर कितनी कार्रवाई हो रही है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे पता चला है, वो ये कि अब अपेरेंटली कोई एक फॉर्मल पॉलिसी बन रही है जिसके नतीजे में जितने भी सर्विसेज के लोग होंगे, तीनों सर्विसेज के, और वो जारी बात है जैसे हम साहब जाते हैं माशाल्लाह एज एन एक्सपर्ट, बहुत से इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, तो उनको बहुत सी चीज़ों के लिए प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगी। अब कोई एक प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाए। पहले नहीं था कि किताब लिखने 2 साल के लिए, पहले 2 साल के लिए होती है, उसके बाद जो मर्जी करे, उसके बाद नहीं है। उसके बाद रन साहब कैन डू हिज बिजनेस, ही कैन डू हिज जॉब, मतलब एनीथिंग दैट ही वांट्स टू डू। नहीं, जॉब और बिजनेस आप पहले भी कर सकते हैं। 2 साल आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते, हाँ, आप पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते 2 साल के लिए, और ना ही किसी मिलिट्री मैटर पे आप कोई बात कर सकते एज एन एनालिस्ट वगैरह कुछ नहीं। किताब 2 साल के बाद अब वो कह रहे हैं कि हम इसके लिए प्रॉपर पॉलिसी बनाएंगे कि किसको किस लेवल पर जाके इजाजत है और किन किन चीज़ों के लिए इजाजत लेनी है बाकायदा तौर पर। तो मेरे ख्याल में ठीक है, अब हम वी शुड नॉट एक्चुअली जंप टू द कंक्लूजन, वी शुड वेट फॉर द कंक्लूजन एक्चुअली। अच्छा, रजा रूमी ने भी नाज़रीन हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू रजा फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम। मैं ज़रा एक इशू फिर मैंने ज़रा नाज़रीन से भी शेयर करनी है, जो मैंने कहा था नए पाकिस्तान में पुरानी हरकतें, जो रिजर्व सीट्स पे बड़ी मज़ेदार डेटा है जो वी मस्ट शेयर विद देम। लेकिन मैं ज़रा एक और सीरियस इशू है, रजा लेट्स ब्रिंग यू इनटू द प्रोग्राम ऑल्सो। ये जो एक वेव ऑफ वायलेंस शुरू हुई है ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, और जब से लोग कह रहे हैं, एक व्यू पॉइंट ये है कि जब से डैम्स का इशू बना है उसके बाद टारगेटेड इस एरिया को अनरेस्ट बनाया जा रहा है, बिकॉज इंडिया के बकौल ये डिस्प्यूटेड है। आर वी अगेन दोबारा हम हर चीज़ वही इंडिया वाले बोगी पे डाल रहे हैं कि वाकई इसमें हकीकत है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है मालिक साहब के हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और बड़ी क्लियर अपोजिशन तकरीबन हर फोरम पर उन्होंने सीपेक के ख़िलाफ़ भी की है। तो ये तो एक ऑन रिकॉर्ड चीज़ है। और उसके अलावा अब जो हालिया सालों में जो एविडेंस भी मिला है इंडियन इन्वॉल्वमेंट का, चाहे वो कुलभूषण हो या दीगर जो एविडेंस सामने आया है, उससे तो यही जाहिर होता है कि इसमें बिल्कुल एक ये इंडिया के इंटरेस्ट में है कि ये एरिया डिस्टेबलाइज रहे। मगर इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी की जो पॉलिसी होती है, जो हमारी अप्रोच होती है हर वक्त में, वो देखिए ये डायनामिक चीज़ें होती हैं, इनको वक्तन फवक्तन रिव्यू करना चाहिए। और जो हालात बनते हैं, और इसमें यकीनन डैम्स का भी एक लिंक हो सकता है क्योंकि वो वहाँ भी डिस्प्यूट है। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा अहम इस चीज़ पे फोकस की ज़रूरत है कि किस तरह से हम अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर है इंटरनल, उसको कैसे स्ट्रेंथन करें, और इफेक्टिव इंटेलिजेंस के थ्रू अगर बाहर से हो रही हैं ये साजिशें तो उनको किस तरह से हम टैकल भी करें, बेनकाब भी करें। जनरल साहब, इंडिया है कि हमेशा की हमें एक बदला मिला है पादियो? इंडिया नहीं, सिर्फ इसमें 2-3 इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं होस्टाइल, वो इसमें मुलव्वस हैं। और बेसिक इशू है सीपैक, और इसमें आप यूं देखिए कि मंजूर पश्तीन का फिनोमेना देखें, इस एरिया में चेक पोस्टें हटाई गई और इस सिस्टम को वीक किया गया कि मूवमेंट जो है वो आसान की जाए। ये एरिया जो है ये बिल्कुल KPK के एडजेसेंट एरिया है, और पहाड़ों से रास्ते इसमें ख़ास तौर पे कैमल ट्रैक्स वगैरह हैं, जो म्यूल ट्रैक्स आप कह रहे हैं, वो आना जाने का बड़ा एक ज़रिया है। तो एक तो ये एक ग्राउंड तैयार की गई, ये पिछले काफ़ी देर से लगा हुआ था, और उसकी वजह से आपने देखा कि इलेक्शन के दौरान भी 2-3 बड़े वाक़यात हुए, और अभी बलूचिस्तान में हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान बीइंग द एंट्री पॉइंट ऑफ सीपैक, ये बहुत वाइटल है स्ट्रेटेजिकली कि अगर यहाँ आप इसको चोक कर देते हैं तो इट वोंट टेक ऑफ। लेकिन ये आज तो नहीं है, जो जब सीपैक अनाउंस हुआ तभी से एंट्री नहीं, लेकिन ये काम कराने में, आपको ग्राउंड वर्क करने में वक्त लगता है ना, ये तो नहीं।
अब इसमें लोग कौन है? एक तो ये कि टीटीपी के लोग हैं, जो अफगान भी उसमें शामिल हैं, ये भी हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग मुल्क से बाहर काम करते हैं उनको इंडियंस ने मस्टर किया है, जिनमें ख़ास तौर पे आप कह लीजिए कि बल्ती हैं, आपको गल्फ़ में, मिडिल ईस्ट में काम करते मिलते हैं, और उनको इंडिया भी लेके गए, उनको पैसा भी लिया है, ब्रेन वॉश किया है, इंडिया में भी उनको ट्रेन किया है। अब वो वहाँ पे फैसिलिटेटर भी हो सकते हैं और ख़ुद भी काम में शामिल हो सकते हैं। सो देयर इज़ ए बिगर डिज़ाइन जो इसमें मौजूद है। अब इस चीज़ को आप यूँ ले लें कि कुछ भी ना हो तो डिले तो हो सकती है ना यहाँ पे इस काम में, अगर आप इसको डिस्टेबलाइज कर देते हैं। डैम बहुत बड़ा इशू नहीं था, डैम का तो आपको पता है बहुत पहले से काम टेरिटरी का इशू है, लेकिन डैम तो आप बनाने के लिए बहुत अरसे से कुछ ना कुछ वहाँ काम कर ही रहे हैं। अब एक रोड, मेरे ख्याल है कि 240 किलोमीटर की रोड आपने बनानी है लिंक के लिए, उसका काम शुरू होगा, लेकिन डैम के साइड में लैंड एक्विजिशन का काम बहुत पहले से हो रहा था। यहाँ बलोचिस्तान डिस्टेबलाइज करना पहले इशू, पहले बलोचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना पहले सिर्फ सेपरेटिस्ट के लिए था कि इसको सेपरेट कर दिया जाए। अब यह है कि अगर सेपरेट नहीं भी किया जा सकता तो डिस्टेबलाइज रखा जाए इस पूरे लिंक को, जहाँ जहाँ से सीपैक गुजरता है, उसमें एंट्री पॉइंट ख़ास तौर पे बहुत अहम है। सो यहाँ पे एक्टिविटी होगी और आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये इतनी जल्दी नहीं इनको कंट्रोल किया जा सकेगा और वक्त लगेगा, हो जाएंगी। रीज़न उसका बहुत बड़ा ये है कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट एरिया है, पहाड़ी इलाके हैं, इनमें छुपने की जगह हैं, नाले हैं, ये वो कंट्रोल इस तरह होगा इस वजह से कि जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ पे वो प्रो पाकिस्तान है, वो लोग हेल्प करना चाहते हैं। और ये वो एरिया एक तो यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, दूसरी चीज़ ये है कि लोग पढ़े लिखे हैं, ये बाहर भी जाके तभी इनको अच्छे काम मिलते हैं। 90% लिटरेसी रेट है यहाँ का, और जब ये स्कूल इन्होंने बर्बाद किए, पूरी पॉपुलेशन उठ खड़ी है उनके खिलाफ कि इनको हमने मारना है। उसमें तो आगा खान फाउंडेशन को फाउंडेशन ने बड़ा अदा करें, तो उसमें हमारी गवर्नमेंट नहीं, हमारी गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो उस एरिया की बात कर रहा हूँ कि वहाँ लिटरेसी इतनी अच्छी है, आगा खान फाउंडेशन का ही काम है वहाँ पे। तो आप देखेंगे कि पॉपुलेशन जो है वो हेल्पफुल है, वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, दे आर वेरी गुड पीपल, पैट्रियट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, और यही एक फैक्टर है जो काम आएगा और अल्टीमेटली इंशाल्लाह। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद नाज़रीन आके हम पॉलिटिक्स पे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मासी, खाला, फूफी कैसे वो रिजर्व सीट्स पे आ गई हैं और किस तरह एक टेस्ट केस है। एक प्रोविंशियल असेंबली का हमने आपसे उस दिन भी बात की थी, पीपी ये टोबा टेक सिंह का जो केस है सोनिया वाला, जहाँ पे दो फॉर्म 49 इशू हुए और खुल के इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया है उसने। ये इतना बड़ा टेस्ट केस होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। मैं ब्रेक पे जाने से पहले जरा थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे वापस आ जाएं, बड़ी सीरियस बातें हो गई हैं कि ये जो पॉलिटिक्स नॉन सीरियस है, पॉलिटिक्स नॉन सीरियस नहीं थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा देखिए ना, आपके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई है, मेरे चेहरे में मुस्कुराहट आ गई, इट्स अ लिटिल मोर, वो ज्यादा सीरियस था। डैम नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान। तो वो मैं लिस्ट देख रहा था, रिजर्व सीट्स फॉर विमेन इन नेशनल असेंबली पंजाब से, बड़ी इंटरेस्टिंग कन्फिग्रेशन है। तो कुछ मैंने कहा इनको रिसर्च टीम हमारी, मैंने कहा उमर साहब को मैं कहा निकाल दें थोड़े से कोई रिश्तेदारों के। तो कॉन्सेप्ट ये था नाज़रीन रिजर्व सीट्स का कि आप एक्सपर्ट्स को लेके आएँ और औरतों को जो है विमेन लाएँ, माइनॉरिटीज़ की सीट्स पे वो लोग लाएँ जो क्वालिटेटिव डिफरेंस लाएँ, अपने शोबों के अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ हो, ताकि जो लोग जनरल इलेक्शन लड़के नहीं आ सकते तो जेंडर बैलेंस के अलावा वो एक्सपर्टीज़ भी आए। लेकिन हमारे यहाँ एक्सपर्टीज़ माशाल्लाह वो रिश्तेदारी हैं और वही अजीज़दारी हैं। पंजाब से मसलन ताहिरा औरंगजेब साहिबा पुरानी PMLN की वर्कर हैं, वो भी MNA हो गई हैं, बेटी भी शी इज़ लाइक सीनियरिटी काफ़ी है और कोई और स्पेशलिटी नहीं है। माँ बेटी इकट्ठी हैं। मरियम औरंगजेब हैं, चले वो मिनिस्टर रही, उनका ठीक है, लेकिन एक ही फैमिली में दो चली गई। माहिजा हमीद एक्टिव MNA थी, तेरे समझ आती है, बट अगेन वो डिप्टी स्पीकर होते थे। जाफर इकबाल साहब पहले भी इसलिए आई थी कि उनकी नीज थी, पहले कोई और उनकी वो नहीं था एक्सपर्टीज़ या स्पेशलिटी, वो आ गई।
शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ये भी MNA रही हैं, लेकिन ये परवेज़ साहब मलिक साहब की अहलियाँ हैं. नाइस, वेरी डिसेंट कॉम्पिटेंट वुमन, बट अगेन हर फर्स्ट एंट्री वॉज कि वो अजीज़दारी थी उनकी. आयशा रजब अली हैं, ये विडो हैं रजब अली ख़ान बलोच, लेट फॉर्मर MNA. अगेन अच्छी होंगी, लेकिन पार्टी लॉयल्टी होगी. स्पेशलिटी सिर्फ ये है कि वो एक पार्टी ऑफिस में हैं. मुसर्रत आसिफ ख्वाजा साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब की अहलियाँ हैं. फिर शज़ा फातिमा PMLN से, ये ख्वाजा आसिफ साहब की ये भी नीस हैं. आयशा गौस पाशा जो पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर भी रही हैं, ये पहले आई थी, ये फॉर्मर हफीज़ पाशा साहब की अहलिया थी. शी प्रूव्ड हरसेल्फ, बट अगेन चलें ये आई कैन से के मेरिट के ऊपर आप आगे आई हैं. ज़ारा वदूद फातमी, ये फॉरेन अफेयर्स पर जो एडवाइजर्स हैं तारिक फातमी साहब, ये उनकी अहलिया हैं और सिवाय इसके कोई इनकी स्पेशलिटी नहीं है. किरण इमरान डार साहब, ये PMLN से, ये कश्मीर लेजिस्लेटिव के मेंबर हैं. नासिर डार, ये उनकी हमशीरा हैं. फिर ज़ेब जाफ़र PMLN, ये जाफ़र इकबाल साहब की दुख्तर हैं. MNA रही हैं, लेकिन अगेन कोई और इसके अलावा स्पेशलिटी उस तरह नहीं थी. आलिया हमज़ा मलिक, ये जहांगीर तरीन साहब के ऑफिस में थी और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी आपने चली, वो सोशल मीडिया पे झगड़े लोगों के, औरतों के, तुम क्यों बैठी हो, तुम क्यों नहीं उठ रही हो. बट अगेन दैट वाज द ओनली स्पेशलिटी बीइंग सेड. फिर चलें 2-3 रिकमेंडेशंस. फिर नौशीन हामिद, ये भी PTI से हैं. ये डॉक्टर इन लॉ हैं मियाँ मिराज मोहम्मद ख़ान के जो MPA थे पंजाब असम्बली के, उनकी बहू हैं. ये PTI की टिकट में हैं. मलिका अली बुखारी, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी सिर्फ ये थी कि पर्सनल सेक्रेटरी शाह महमूद कुरैशी साहब की थी, ये इनकी स्पेशलिटी थी. हिना रबानी खार आई हैं, गुड रिटर्न. निदा खोड़ो, निसार खोड़ो साहब की, निसार खोड़ो साहब की साहबजादी, इसके अलावा कोई सामने चीज़ इनकी नहीं नजर आती. परवीन कायम खानी, ये जो पीपल्स पार्टी की रुबीना कायम खानी होती थी, मैंने ये उनकी बेटी हैं. सो सवाए इसके नोबडी नोज एनीथिंग अबाउट हर. अच्छा, साजिदा जुल्फ़िकार, ये परवेज़ खटक साहब की नीस हैं, इसके अलावा कोई क्वालिफ़िकेशन इनकी नहीं है. नौरीन इब्राहिम, ये बहू हैं फॉर्मर AJ के प्रेसिडेंट सरदार इब्राहिम ख़ान की, और कहा जाता है कि बहुत क्लोज रिश्तेदारी की आज़म सवाती और शाह फरमान साहब से भी है. ज़ाहिर PTI की सीट पे आए हैं. एक खातून को बड़ी अच्छी लाई है PTI, मलिया अली अस्कर, ये एयर मार्शल अली खान की बहू है और ये पूरी उनके NGO और सब कुछ चलती हैं. शी इज़ अ गुड प्रोफेशनल. इशरत अशरफ साहिबा हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, माजरत से उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो मुझे बाद में फ़ोन पे मुझे सुननी पड़ेंगी बातें. वो फॉर्मर डिप्टी स्पीकर जाफर इकबाल साहब की वाइफ है. सो नीस भी आ गई ख़ानदान से, बेगम साहिबा भी आ गई, बेटी भी आ गई. फिर सादिक शहजाद खान PTI से, जहांगीर तरीन खान के रिलेटिव कहते हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट. मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, ये जमशेद इकबाल चीमा की अहली हैं जो NA 127 से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था. और क्या चलें, राशिदा ज़हीर PTI की, ये जो मुनज़्ज़ा हसन, ये भी कंट्रोवर्सी थी, कहा जाते हैं उनकी सिर्फ दोस्त हैं. सानिया आशिक PMLN से, ये वो स्टोरी है जिस पर कहा था कि जी मरियम नवाज साहिबा की सेक्रेटरी हैं, इनको पकड़ के आपने MNA बना दी है. ये वो साहबजादी हैं. अज़ीम कादरी की वाइफ भी आ गई, वो पता नहीं कैसे आ गई, उनकी टिकट उन्होंने कैसे कैंसिल नहीं की, वो तो थे. तायरा नून PMLN से, ये फॉर्मर MPA अदनान हयात नून है, उनकी अहलियाँ. एंड द लिस्ट गोज ऑन. मुनीब, एंड देन आई विल गो टू रज़ा ऑल्सो. यार ये फिर PTI में भी वही हो रहा है, PMLN में भी वही हो रहा है, PP में वही हो रहा है, तो फिर किस ये तमाशा, what do we talk say about it? देखिए there are like two ways of putting it. एक तो ये कि यार हमें को कहे यार जैसे लोग को लड़े यार आपको हर चीज़ से स्यापा है, मतलब कोई काम सीधा होने देंगे आप, मतलब अभी हुकूमत शुरू नहीं हुई, ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, आप नॉन इश्यूज को लेके बैठ गए. नहीं है, इन सब ने, मेरी बात सुने, इन सब ने वोट डालने कानून साजी में, मैंने इन्होंने हमारे कानून बनाने, मैंने आपके सामने 2 सिनेरियोज रखने. एक तो ये है कि कोई हमें ये कहेगा यार गिव अस अ ब्रेक यार, क्योंकि ये नॉन इश्यूज हैं, बड़े जो मेजर मॉन्यूमेंटल इश्यूज आगे आ रहे हैं उन पे आप लोग डिबेट करें, ये कोई बात नहीं. दूसरा ये है कि यार आप अपोजिशन में रह के पिछले 5 साल 4 साल 8 साल 10 साल क्या बेचते रहे, वो यही बेचते रहे कि देखें जी ये रिजर्व्ड सीट्स का जो सिस्टम है इसमें तो मेरिट है ही नहीं, इसके अंदर तो सिर्फ फेवरेटिज्म है. इमरान खान की अपनी एक तो बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट एग्जैक्टली कि ये तो मतलब बड़ा और साहब है, मैं आई डोंट वांट टू गो डाउन दैट रूट, लेकिन वो जिसको क्रिटिसाइज करते रहे. इवेंचुअली आपने क्या किया,
तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि हम इसको मान लेंगे यार बस ऐसे ही है द वे इट इज़, और ये पावर पॉलिटिक्स है। देखिए जितना मर्जी आप चेंज का एजेंडा दे लें, वो कहते हैं ना, यू कैन नॉट बी एन एजेंट ऑफ चेंज विद द रिलिक्स ऑफ द पास्ट। आपको कंसेशंस देनी पड़ेंगी जब आप पावर पॉलिटिक्स करेंगे, जोड़ तोड़ करेंगे। आज इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर इंडिपेंडेंट्स भी शामिल हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, विच इज़ ऑल लीगल, बट दैट्स पावर पॉलिटिक्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यू नो मच मोर देन आई डू। सो अगर आप वो बिल्कुल ही उस पर जाएं कि नहीं यार मैंने प्रिंसिपल्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, देन ही वोंट इवन बी एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन आई डोंट नो, लेट नहीं, ये है गलत जी। देखें, ये इमरान करे या कोई भी करे, कोई भी है गलत। क्या ये तो तीनों पार्टीज कर रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी करे, लेकिन जो चेंज वाले वो भी कर रहे हैं ना। ये आपके खानदानों को पालने के लिए सिस्टम खोला गया था। ये आपने पढ़ के दिया, जो बाज जगहों पे 3-3 एक ही फैमिली के लोग घुसे हुए हैं। आप अंदर आके अपनी पिकनिक मनाने के लिए जमा हो जाएंगे वहाँ पे। भाई आपने कंट्रीब्यूशन करनी है वहाँ पे, आपने कानूनदानी के लिए, कानून साजी के लिए करनी है वहाँ पे, और नेशनल इश्यूज आ सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हो सकते हैं, जो कोई तो अहलियत हो ना किसी की। चलिए कुछ नहीं तो मैं कहूँ कि पार्टी के बहुत डेडिकेटेड वर्कर थी, पार्टी ने उनको किसी न किसी तरह रिवॉर्ड करना था कि उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी पार्टी। ये तो सारे वही हैं कि भाई जो जिसका खानदान अब मियाँ आ गया तो उसने कहा चल मेरी बीवी और बेटी भी आ जाए। तो मेरा ख्याल है ये वो अकरबा परवरी की ये इतनी गंदी मिसाल है कि आप अपनी पार्लियामेंट को भी उस पर नहीं बख्श रहे। रजा रूमी, ये क्या नॉन इशू है? जिस तरह एक व्यू पॉइंट दिया है मुनीर ने कि कुछ लोग ये कहेंगे ये नॉन इशू है कि वाकई सीरियस इशू है? हालांकि हम आज बात कर सकते थे कौन सीएम पंजाब बनेगा, कौन क्या होगा, वो तो हमने कर ली कल बातें, लेकिन ये लोगों ने कानून साजी करनी है। नॉन इशू नहीं है, बिल्कुल भी नॉन इशू नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने बिल्कुल मालिक सही ये कहा कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। देखिए शुरू में तो ये हुआ ना कि पहली बार मुशर्रफ साहब के दौर में इसकी तादाद में इजाफा हुआ इन सीट्स में, और इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली 2 पार्लियामेंट्स में खवातीन जो मेंबरान हैं उनकी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मर्दों के मुकाबले में बहुत बेहतर रही है। आदाद शुमार बताते हैं, बिल्स जो पेश होते हैं या जो सवाल होते हैं रेज, मगर अब इसके ऊपर मजीद कानून साजी की जरूरत है और इसकी बाकायदा डेफिनेशन होनी चाहिए कि कौन एलिजिबल है इन रिजर्व सीट्स के ऊपर, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही इलीट बिहेवियर है अशराफिया का जो यहाँ पे रहा है। एक तो रहा है इम्तियाज के अपने खानदान को आगे करो, अपने जो है वो 2-2, 3-3, 4-4 सीट्स जो हैं वो एक ही फैमिली में रहे, उसके साथ पावर भी आती है, फंड्स भी आते हैं वगैरह वगैरह। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि इससे देखिए प्रॉब्लम वही होती है कि जमहूरियत की लेजिटिमेसी जो है वो भी अंडर क्वेश्चन आती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पॉइंट बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि पीटीआई ने इसकी भरपूर मुखालिफत की, और उनके वो लोग कहते थे कि जी इन्होंने क्या कर लिया, ये गलत तरीकाकार है। लेकिन जब उनकी खुद बारी आई तो आप देखें कि उनकी जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, उन्हीं बुनियादों पर है जो कि नून और पीपीपी की रही है। तो इसलिए पुराना पाकिस्तान जो है वो बदकिस्मती से अभी भी कायम और दायम है, जावेद है, और इसको बदलने के लिए मेरे ख्याल से इस पार्लियामेंट को वो कुछ चेंज करना होगा। लेकिन इस पार्लियामेंट की सबसे बड़ी मजबूरी है कि यहाँ पे कानून साजी होती दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, मैं यहाँ पे लूंगा अपने साथ में शामिल कर रहा हूँ सईदा सोनिया अली रजा को, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं जो रिजर्व सीट्स हैं वहाँ पे किस किस्म की क्वालिटी आ रही है, रिश्तेदारियाँ सारी पनप रही हैं, और जहाँ पे कोई जनरल सीट पर इलेक्शन जीतती है अगर औरत, तो फिर उसके साथ खातून के साथ क्या हो रहा है। इन्होंने पीपी 123 से इलेक्शन जीता, और फिर इनके रिजल्ट्स जो से हैं वो किस तरह चेंज हुए, किस तरह एक जो सा सिविल जज साहब है शावर अमीन वागा साहब जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर थे, किस तरह उन्होंने खुली धांधली की, एंड देन दिस होल थिंग हैज बिकम अ जोक। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग गए हैं, लेकिन वहाँ उनको उस तरह सुना ही नहीं गया। अब रिव्यू में जाएंगे, लेकिन वेरी क्विकली सोनिया साहब, क्विकली हमें जरा बताइए आपके साथ हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका ताल्लुक पीटीआई से, जरा बताएं आपके साथ हुआ क्या है। जी, मेरे साथ पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन आरओ के जारी करदा फॉर्म 49 के बाद किसी जगह भी दोबारा गिनती की इजाजत नहीं दी है, तो सिर्फ पीपी 123 में क्यों? मैं फॉर्म 49 जारी होने के बाद हाई कोर्ट ने किस कानून के तहत यहाँ पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया? और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपसे एक शेयर करूं कि 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट का ताल्लुक कोई नहीं है। ये सारी कार्रवाई उसके बाद की है। इनको फॉर्म 49 पहला इशू होता है 28 तारीख को, जिसमें ये
28 जुलाई को 3 दिन बाद जिसमें जीते हुए। फिर एक फ्रेश फॉर्म 29 शुरू होता है 9 जुलाई को, 9 अगस्त को, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाते हैं अपना केस लेके तो इलेक्शन कमीशन ये वाला केस 9 वाला फॉर्म दे देता है, और इनकी वहाँ पता नहीं सुनी नहीं गई, जजेस को समझ नहीं क्या हुआ, लेकिन कन्फ्यूजन रहा एनीवे, बट देयर केस गॉट थ्रोन आउट समथिंग। अब शायद दोबारा केस वहाँ लगेगा। तो आप लोग अब क्या कर रहे हो? आप क्या जाए एवेन्यू, आप रिव्यू में जा रहे हैं? जी, मैं रिव्यू पिटीशन में जा रही हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरा केस फिर से सुना जाए, और इसमें सरोसर आरओ की धांधली है और वन साइडेड केस है। 49 फॉर्म के बाद 30th के बाद आरओ के इख्तियारात में नहीं था कि वो दोबारा रिकाउंटिंग करवाता, और जब उन्होंने रिकाउंटिंग कराई है तो बैग फटे हुए थे, एक बैग मिसिंग था। उससे हमारे शोर मचाने के बावजूद हमने एप्लीकेशन ले ली है, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमारे साथ हर जगह पर धांधली हुई है, और मेरी ये इल्तिजा है इनकी पार्टी को आगे आना पाकिस्तान से। चले अब तो आपकी अपनी पार्टी आ रही है, देखते हैं वो भी आपके लिए क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने का। एक मिनट जी क्विकली, प्लीज एक मिनट जी। इस बैग जब उन्होंने 9 की एप्लीकेशन दी, अव्वल तो इतना छोटा मार्जिन था, 209 पोलिंग स्टेशन थे, 209 में से 9 खुलने चाहिए थे, और अगर वो नहीं खुले और इन्होंने 9 की, दूसरी पार्टी ने, मेरी मुखालिफ पार्टी ने 9 की एप्लीकेशन दी थी, और 20 पर वो उन्होंने कहा कि 17 वोट बढ़ गए हैं तो अब हम जीत गए हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का कानून है जी कि 17 वोट अपने ऊपर करके, और जो उन्होंने एप्लीकेशन 9 पोलिंग स्टेशन की दी थी उनमें से भी 20 की वो पूरी करके, और आरओ से उन्होंने 49 फॉर्म जारी करा लिया। हमारे नोटिफिकेशन उन्होंने आरओ ने ठीक है, आपकी बात समझ आ गई, बहुत शुक्रिया। मुझे अभी ब्रेक लेना है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देख रहा था, मैंने प्रोग्राम में पहले ही बात की थी कि जब पहले रिजल्ट आया तो उसमें जो मुस्तरद वोट्स थे वो 4527 थे, और जब ये इलीगल दूसरा निकालते हैं ये 49, तो उसके अंदर भी मुस्तरद वोट एग्जैक्टली वही हैं। तो फिर जो वोट ठीक हुए और उससे वोट इंक्रीज हुआ वो कहाँ से आए, वो किधर से आए? इट्स अ जोक। लेकिन जिस मुल्क का चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन वाले दिन सोता रहा हो और उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 फ़ोन करे उनको मिले ना, जिसके लिए सिटिंग स्पीकर मुलाकात करने के लिए जाएं, 5:30 बजे पहुँचें इलेक्शन से दिन, और नेक्स्ट डे विदिन 24 आवर्स, और उनको कहा जाए सारा इलेक्शन के ऑफिसर्स तो घर चले गए हैं क्योंकि 5 बजे दफ्तर बंद होता है, तो फिर उस इलेक्शन पर सवाल तो उठेंगे। और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। आखिरी 4-5 मिनट है, मैंने तमाम अपने गेस्ट से एक सवाल मैंने करना है। 2-3 दिन की बात है, नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमें ये बताएं कि ख्याल में क्या 3 चीज़ें हैं जिनके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की टॉप प्रायोरिटीज इमीडिएट फ्यूचर में चाहिए। रजा, आई विल स्टार्ट विद यू। जी देखिए, मेरे ख्याल से प्रायोरिटीज जो है मेरे नज़दीक तो जो है सिविल सर्विस रिफॉर्म जो है उसका ऐलान कर देना चाहिए। खान साहब को एक कमीशन कायम करके डेडलाइन दे। कमीशन तो उसमें 15-16 कमीशन की रिपोर्ट्स आ चुकी है पहले ही। रजा जी, तो उन्हीं को इस्तेमाल कर ले, लेकिन ये कि कुछ काम तो हो ना, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे नया पाकिस्तान जब तक ये इंतजामी ढांचा बदलेगा नहीं, क्योंकि ये वही ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वही पुराना ढांचा होगा। और मेरे ख्याल से नंबर 2 उनको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री खत्म कर देनी चाहिए, और नंबर 3 उनको वॉर फुटिंग के ऊपर जो उन्होंने सुनामी वो बिलियन ट्री कैंपेन की थी उसको कंट्री वाइड ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की इस वक्त अशद जरूरत है। मुनीब, मेरे ख्याल में वही कि जो पावर कंपल्शंस होती हैं उनके सामने कंसीड नहीं करें खान साहब, और मेरिट हो मसलियत नहीं। हाँ, कोई भी बीट एनी कोई भी चीज़ हो तो उसके अंदर जो देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही होते हैं जहाँ पर आपको कंसेशंस देने या लेने पड़ते हैं, आपको जहाँ पर अपने कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आई रियली होप इमरान खान साहब ने जो चीज़ें शोर कराई हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किसी जगह पर करेंगे, और बिकॉज कॉम्प्रोमाइज़ की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। और मेरे ख्याल में जो एक चीज़ है वो ये
कि मुल्क में स्टेबिलिटी उसी सूरत में आ जाती है जहाँ पर कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो और बड़े वेल थॉट आउट फैसले लिए जाएं। मेरे ख्याल में कोई एक इमरान खान साहब के पास शायद ये ऑप्शन भी नहीं है कि वो एक कौन सी चीज़ पिक करें। देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज। वो तो पूरा बैक फुल है। वो तो देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज। पिछले 3 प्रायोरिटीज मांगी जनरल साहब जी। एज ए स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ख्याल है सबसे पहले ये इलेक्शन का इशू ख़त्म कराएं, इनको कमीशन बना के फ़ौरन इलेक्शन में जो रिगिंग वगैरह के इल्ज़ाम आते हैं उनको फेस करना है, उनको इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए ताकि ये धुंध कम से कम छट जाए। दूसरा ये है कि उसके फ़ौरन बाद इनको चाहिए कि FDR वगैरह को रिफॉर्म करें, SCCP को रिफॉर्म करें, FIA को, IB को। ये अदारे मुल्क के आज मफलूज हैं, इनमें वो लोग घुसे हुए हैं जो धेले का काम नहीं, वो सिर्फ हुक्मरान की खिदमत करते हैं। अगर ये ठीक नहीं होंगे आप कहीं भी आगे किसी चीज़ में नहीं बढ़ सकेंगे, ना इन्वेस्टिगेशन कोई होगी ना कोई और चीज़ होगी। जितने वादे किए करप्शन वर्प्शन रोकने के वो कोई नहीं आगे जाएगा। एंड सेकेंडली इमीडिएटली एजुकेशन रिफॉर्म्स होनी चाहिए साथ। एजुकेशन रिफॉर्म्स बिल। सर बहुत शुक्रिया आपका, मुनीब बहुत शुक्रिया, रज़ा आपका बहुत शुक्रिया। आज एक लाहौर में मीटिंग हुई जहांगीर तरीन खान की और परवेज़ इलाही साहब की, जिसमें ज़ाहिर है पोलिटिकल रेटरिक अपनी जगह थी, लेकिन उसमें उन्होंने बात की कि हम लोकल बॉडीज़ का जो सिस्टम है वो हम पूरा ट्रांसफॉर्म करेंगे पंजाब में। मेरे नज़दीक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है जो इमीडिएटली होना चाहिए। मैंने लोकल बॉडीज़ में काफ़ी काम किया ज़िंदगी में और मैंने इसके ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट भी देखे हैं। और जो सबसे बड़ा एक चीज़ थी पुराने निज़ाम में जो नहीं होने दिया गया, ब्यूरोक्रेसी ने, अफसरशाही ने, वो था कि लोकल बॉडीज़ का अपना एक सर्विस कार्डर बनना था, यानी कि उसका अपना पूरा एक इंतज़ामी निज़ाम होना था और लोगों के पूरे उसी की अपनी अफसरशाही या जो ब्यूरोक्रेसी कह लें लोकल गवर्नमेंट की होनी थी। इस वक्त जो पूरा निज़ाम है वो एक डिप्टी सेक्रेटरी बैठा होता है लोकल गवर्नमेंट का और वो सब चलाता है। लोकल गवर्नमेंट से ग्रास रूट्स तक फ़र्क पड़ता है और बड़ी क्विक ट्रांसफॉर्मेशन है। बाकी जैसे तमाम दोस्तों ने कहा मेरिट की बात है और आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब है, सुन तो हम रही रहे, लेकिन अभी तक जो कुछ अपॉइंटमेंट्स हम देख रहे हैं उसमें वो कोई इतनी ज़्यादा बंदे को हौसला नहीं होता जब हम देखते हैं कि ये राइट मैन फॉर द राइट जॉब की एबिलिटी है कि नहीं है। अब एक की पोस्टिंग रह गई है, लेकिन असल चीज़ें खाली चीफ मिनिस्टर पंजाब या चीफ मिनिस्टर KPK की बात नहीं है। वो तमाम स्टेट कॉरपोरेशंस और जो सेक्रेटरीज और जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके जो इंस्टीट्यूशनल हेड्स लगाने हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और एक पर्सनल नोट पे मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। पिछले 2 दिन हमने प्रोग्राम किए, बहुत क्रिटिसिज्म आया हमें सोशल मीडिया पे, टेलीफोन्स पे, कुछ लोगों ने माशाल्लाह बदतमीज़ी भी की कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है, खुश क्यों नहीं होते। कभी आप असद कैसर में नुक्स निकालते हैं, कभी आप महमूद खान में निकालते हैं, कभी दूसरों में। तो मेरा भाई उन सब के लिए एक ही सवाल है कि हम यहाँ किसी को खुश करने नहीं बैठे हुए। अगर हम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते थे तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते थे चीज़ों को। अब आप बनने वाली गवर्नमेंट हैं, आप पावर में हैं, आप तैयार हो जाएं। अपोजिशन वाले लाड गवर्नमेंट के साथ ना मीडिया करता है ना होगा, आपको जवाब देने पड़ेंगे। अगर 18 लाख आपके अकाउंट में गया है तो भाई आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर मिनिमम वेज को आपने अपोज किया है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपके हलके के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल में है उनका रिज़ल्ट बिल्कुल डिसमल और फेलियर से और आपका स्कूल A1 के स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर आपको उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जवाब आपने देने हैं, हुकूमत ने देने हैं, हमारा काम सिर्फ सवाल पूछना है। सो डोंट शूट द मैसेंजर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।